अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेकअप पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट रुहेल इंतखाब। हम उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और ज़िंदगी आपकी बहुत खूबसूरत गुजर रही होगी। और ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना ये आपका और हम सब का काम है। लेकिन माशी परेशानियां हैं और घरेलू परेशानियां हैं और चैलेंजेस ज़िंदगी का हिस्सा हैं और इसी के साथ आपको ज़िंदगी आगे लेके चलनी है और खूबसूरती के साथ लेके चलनी है, जब भी मामलात आपकी ज़िंदगी के बेहतर होंगे। नाज़रीन, इस वक्त बहुत सारी ख़बरें आज आपके सामने रखेंगे, बहुत कुछ डिस्कस करने को है। आज हम हेल्थ सेक्टर पर भी बात करेंगे, बिज़नेस की भी बात करेंगे और ख़ास तौर पे हम बात करेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को लेके। और गवर्नमेंट वो पॉलिसीज़ जो टैक्सेशन के हवाले से हैं। गवर्नमेंट ने इस वक्त 30 सितंबर की तारीख दी है कि तमाम तर लोग जो है वो अपने गोशवारे जमा करवा दें जिन्होंने इनकम टैक्स फाइल नहीं किया, और जो नहीं करेंगे ये सख्त कहा गया कि उनकी जो मोबाइल फ़ोन के सिम्स हैं वो बंद कर दी जाएगी। बिजली का बिल और आपका जो गैस कनेक्शन है, वाटर कनेक्शन है, तमाम तर यूटिलिटी कनेक्शंस गवर्नमेंट आपके बंद कर देगी। और इस हवाले से कहा जा रहा है स्ट्रिक्टली के इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवा दें। तो हुकूमत टैक्स देने वालों को सहूलियात दे, जुर्माना आयद ना करे, ये वाज़े मौक़िफ़ आया है सदर पाकिस्तान टैक्स बार की तरफ से। इसी हवाले से बात करेंगे क्या मामला चल रहे हैं। डेडलाइन दी गई है लेकिन इतनी सख्ती के साथ दी गई है और इस वक्त जो माशी हालात हैं वो भी आपको पता है कि कितने ज़्यादा हम क्राइसिस रोज़ाना की बुनियाद पर फेस कर रहे हैं। इन तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सनाउल्लाह खान साहब ने, जो कि मैनेजिंग पार्टनर हैं सनाउल्लाह को के और इनकम टैक्स कंसल्टेंट हैं और फाइनेंस के मामलात बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। गुज़िश्ता 20 सालों से वो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं और साथ साथ ये मेंबर हैं कराची बार काउंसिल के, सिंध बार काउंसिल के और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर ये फाइनेंशियल इशूज़ को सॉल्व करते आ रहे हैं और उसकी पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में एक अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सर, आपको वेलकम करेंगे एंड वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, परफेक्ट, ऑल राइट। सर, टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट के लिए बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है और ऊपर से इस वक्त आवाम एक अजीब हिजानी कैफियत में, क्योंकि टैक्सेशन की भरमार है। इनकम जनरेट चाहे कारोबारी तबका हो वो भी परेशान बैठा है, उनके ख़ुद के यूटिलिटी बिल्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, एनर्जी क्राइसिस भी हैं और जो सैलरीड क्लास है वो भी एक मज़ीद दबाव का शिकार हो गया है क्योंकि उसकी इनकम्स जनरेट इतनी ज़्यादा, सैलरीज इंक्रीज़ हो नहीं रही जितना उस पर टैक्स आ रहा है और टैक्स सैलरीड क्लास को ज़्यादा फोकस किया गया है। ऐसे में FBR बड़ा परेशान है कि उसको भी टारगेट मिला हुआ है सरकार की तरफ से। आप क्या समझ रहे हैं ये 2024 और 25 का जो ईयर है फाइनेंशियल, हम किस तरफ जा रहे हैं और किस तरह से हम चीज़ों को देख रहे हैं टैक्सेशन कलेक्शन के हवाले से? देखिए रोहेल, इसमें सबसे पहले तो जो हमें चीज़ समझने की है कि गवर्नमेंट क्यों अब एक लेट फाइलर का कंसेप्ट लेके आई और ड्यू डेट्स के लिए क्यों इंसिस्ट किया जा रहा है कि 30 सितंबर। ये तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का पार्ट है और सेक्शन 118 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, जो कि कंपनीज़ और इंडिविजुअल्स के लिए टैक्स की ड्यू डेट्स को कंफर्म करता है कि जी कोई इंडिविजुअल या AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सनस हैं, ये पार्टनरशिप्स हैं, उनको ऑन और बिफोर 30 सितंबर तक अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स, जिसको हम टैक्स गोशवारे कहते हैं, वो जमा करवाने हैं। सेकेंडली आती हैं कंपनीज़ जिसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड या लिस्टेड कंपनीज़ जो हैं, उनके लिए इसी सेक्शन में फॉर्म किया गया है कि उनको ऑन और बिफोर 31 दिसंबर करने हैं। अब ये ड्यू डेट्स क्यों रखी जाती हैं दुनिया भर में? उसके लिए ये होता है कि ऑन टाइम जो है गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट कर सके और फिर उसको फर्दर जो उनके डिसबर्समेंट्स हैं, जहाँ पे उन्होंने फाइनेंस बिल के थ्रू उसकी एलोकेशन की हुई है, उसको स्पेंड कर सके। अब ड्यू डेट्स पे पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहाँ पे GDP टू टैक्स रेशो जो है वो ऑलमोस्ट नॉट मोर देन 10%, आप कह सकते हैं कि 10% से ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे लोगों को बेसिकली टैक्स नेट में लाना या टैक्स कलेक्शन जो है ऑन और बिफोर ड्यू डेट्स, वो ज़रा FBR की तरफ से इसलिए कहा जाता है हर दफ़ा और डेट एक्सटेंड भी की जाती है, वो लोग इसको सीरियसली नहीं लेते। उनको ये होता है कि शायद 30 सितंबर के बाद गवर्नमेंट फिर 1 मंथ इंक्रीज वो कर देगी, एक्सटेंड कर देगी पीरियड, फिर 15 डेज़ कर देगी। तो उस हैबिचुअल प्रैक्टिस को FBR जैसे जैसे रिफॉर्म्स या अपनी इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म्स को, IRS को बेहतर करता जा रहा है, वो इसको रिस्ट्रिक्ट करता जा रहा है कि ड्यू डेट्स के लोग जो है आदी बने। अब आपका सेकंड क्वेश्चन ये था कि लोग परेशान हैं, FBR के पास टारगेट है, नो डाउट है, प्रेशर है, मगर हाउ टू कम आउट फ्रॉम दिस इज अ क्वेश्चन।
कि जी बिल्कुल आपने ठीक बात की। आपने अपने थर्ड उसमें कहा कि सैलरीड इंडिविजुअल पे प्रेशर है। ये बात मैं ही नहीं, आप ही नहीं, ये बात खुद एफबीआर ऑफिशियल और गवर्नमेंट फाइनेंस, इवन दो फाइनेंस मिनिस्टर तक ने ये बात की है कि जैसे ही आईएमएफ हो जाता है आफ्टर 5 सितंबर, तो वी आर गोइंग टू रिलीव अ सैलरीड पर्सन, कि हम उनको सैलरीड क्लास को जो है वो टैक्स उसको जो स्लैब्स को इंक्रीज किया गया, हायर स्लैब्स को, उसको रिड्यूस करेंगे। नो डाउट एक प्रेशर है। तो हमें एफबीआर को इस तरह के मेजर्स लेने चाहिए जिससे ये पता चले कि रिच जो है वो नहीं दे रहा, मखसूस एक तबका है इंडस्ट्रियलिस्ट या ट्रेडिंग और सैलरीड क्लास है जो कि टैक्स के बर्डन के नीचे आता चला जा रहा है। जिस तरह आपने बात की रोहेल कि पेनल्टीज बेसिकली कि इस तरफ नहीं जाना चाहिए और गवर्नमेंट जो है वो सिम ब्लॉक की तरफ या यूटिलिटी डिस्कनेक्शन की तरफ जा रही है, तो देखें इससे पहले जो है मेरे जैसे जो टैक्स प्रैक्टिशनर हैं या लॉयर्स हैं वो ये समझते हैं कि आपको इसके साथ रिस्ट्रिक्शंस के साथ साथ एक जो बिजनेस कम्युनिटी है या आम सिटीजन है उसके कॉन्फिडेंस को भी जो है ना बहाल करना है एफबीआर पे, और उसको इस नेट में लाना है, उसकी हौसला अफजाई करनी है, उसके लिए कोई मैकेनिज्म लाना है, टैक्स क्रेडिट्स या एप्रिसिएशंस लानी है कि आम आदमी को ये रहे कि बॉन्डिंग एफबीआर के साथ उसकी तभी क्रिएट हो सकती है जब उसको पता लगेगा कि मेरे टैक्सेस जो है वो सही जगह पे यूटिलाइज हो रहे हैं। मेरा एक बड़ा बुनियादी और बड़ा अहम सवाल है सर, एक स्टेट होती है और स्टेट पे बड़ी जिम्मेदारी होती है, और स्टेट की जिम्मेदारी में से एक अहम जिम्मेदारी ये होती है कि अपने तमाम सूबों को और ख़ास तौर पे आवाम को एतमाद लेकर गवर्नेंस के साथ आगे बढ़ना है। एक तड़ी लगा देना कि गैस के तुम्हारे बिल कनेक्शंस बंद कर दिए जाएंगे, सिम बंद कर दी जाएगी, क्या स्टेट के नुमाइंदों ने ये मसाइल जाकर ग्राउंड में पूछे कि क्या वजूहात है कि आप टैक्स नहीं दे रहे, क्या वजह है कि आप टैक्स कलेक्शन करने में आपको दुश्वारी हो रही है? जानबूझकर तो टैक्स कोई नहीं देगा। बात सर ये है कि माशी चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं कि एक आम आदमी, आप और हम अगर बात करें, जो अर्न कर रहा है और घर में कुछ पैसे लेके आ रहा है, वो बुनियादी ज़रूरियात को पहले पूरा करेगा या गवर्नमेंट के टैक्स देगा? बुनियादी ज़रूरियात में आ जाता है उसका खाना, बिजली, पानी। जहाँ इस मुल्क में पानी भी ख़रीदना पड़ रहा है, घर में इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस हैं, आपको सोलर लगाना पड़ रहा है, गैस की लाइनें भी हैं, आपको एलएनजी पे जाना पड़ रहा है। तो ऐसे में इस माहौल में इस तरह की बात करना सरकार को, स्टेट को, स्टेट के नुमाइंदों को, इंस्टीट्यूशंस को जेब देता है। देखें इसके लिए रोहेल मैं आपको बताऊं, इसके लिए हमें फोकस करना होगा। जिस तरह गवर्नमेंट है इस वक्त करंटली पीएमएलएन गवर्न कर रही है पाकिस्तान को और पीएम उनसे हैं, पीएमएलएन से हैं। देखिए लास्ट जो इनका टेन्योर था उसमें इवन दो कि डार साहब ही आपको पता है कि पीएमएलएन में बेसिकली सारे जो टैक्स या फाइनेंस हैं वो डार साहब के ही डोमेन रहा है हमेशा से, कभी फ्रंट एंड और कभी बैक एंड से वो देखते रहे हैं। यहाँ ये बात समझनी कि इन्होंने लास्ट टाइम जो है 1.2 मिलियन, जिसको 12 लाख रुपए पाकिस्तानी तक टैक्स क्लास को एग्जम्पशन दी गई थी। तो उसके बाद आप देखें इन्फ्लेशन और महंगाई में इजाफा हुआ है, जो कि आपने बात की है कि लोग बुनियादी नेसेसिटीज़, जिसको हम कह रहे हैं कि लास्ट 2 मंथ्स बिफोर अगर हम देखें स्टैटिकल अपने वो कि हम 30% से ज़्यादा हमारा जो है वो हम महंगाई का रेट था और हम इन्फ्लेशन में जो है 23 और 20 उस पे अब कम करती है ये गवर्नमेंट, लास्ट 2 से 1 और 2 करके पेशेंट्स को कम किया है और ये अब 17 पे अभी भी हैं। तो देखिए अभी भी ज़्यादा हैं सर, अभी भी ज़्यादा हैं। तो इसलिए इस सारे इन्फ्लेशन और महंगाई के बावजूद गवर्नमेंट चाहे ये देखती कि हमें टैक्स नेट को किस तरह बढ़ाना है, जिस क्लास पे टैक्स नहीं है, फॉर एग्जांपल रिटेलर टैक्स रजीम लेके आई गवर्नमेंट, एफबीआर ने की, ताजर दोस्त स्कीम वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो सकी, उसके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। उसके अलावा आपको बेसिकली आप मॉनिटर कर सकते हैं, जिस तरह आपने मोबाइल फोन्स के लिए तमाम पीटीए को कहा और नंबर दिए कि लोगों के सिम ब्लॉक कर दें, हाउ इज इट पॉसिबल? उससे देखें उनका रेवेन्यू इफेक्ट करेगा, उनको तहफुजात हो सकते हैं। एक अच्छा इकदाम तो आप कह सकते हैं, मगर इसके साथ साथ बाकी सेक्टर्स को भी एट द सेम टाइम आपको लाना है। जिस तरह बैंकिंग सेक्टर्स में है, लोग मिलियंस ऑफ मिलियन की 100 मिलियंस की ट्रांजेक्शन करते हैं, वो अपना नॉन फाइलर का टैक्स डिडक्ट करवा देते हैं, या इवन दो कि वो नॉर्मल सी नल रिटर्न फाइल करके फाइलर लिस्ट में भी रहते हैं और तमाम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को भी इंजॉय करते हैं और उस पर कोई इतनी खास मॉनिटरिंग नहीं है। तो ये एक मैकेनिज्म क्रिएट करना पड़ेगा थ्रू कमर्शियल बैंक टू स्टेट बैंक विद एफबीआर। ये अगर हम करने में कामयाब हो जाते हैं तो डेफिनेटली वी कैन इंक्रीज अ मैसिव इंक्रीज इन आवर मतलब जो भी हमारे टैक्स फाइलर हैं जो विच मेक सेंस। आप दुरुस्त बात करें सर। मेरा एक और बुनियादी सवाल है, एक तो आप
फाइलर टैक्स ब्रैकेट में आया हुआ है, डेटाबेस सारा सरकार के पास आ गया है, उस पर एक प्रेशर भी जा रहा है। बिल्कुल ऐसे। जो तरीक़ेकार है कलेक्शन का गवर्नमेंट कर रही है, और गवर्नमेंट को टैक्स देना भी ज़रूरी है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम गवर्नमेंट को टैक्स ना दें, टैक्स देंगे तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम, लोकल बॉडीज़ के, सड़कों के, दीगर काम जो है गवर्नमेंट ने करने होते हैं, जो दुनिया भर में एक बेहतर तरीक़ेकार है गवर्नेंस करने का या हुकूमतें चलाने का या करने का। सर, जो नॉन फाइलर और फाइलर का हमारे यहाँ एक सिस्टम बना हुआ है, मुझे कोई 12-13 साल हो गए ये सुनते हुए, फाइलर और नॉन फाइलर। आपको याद होगा कि चौधरी निसार साहब ने नादरा को बड़ा अच्छी तरीके से ऑपरेट किया, सारा डाटा सेंट्रलाइज किया, और नादरा माशाल्लाह पाकिस्तान में एक बेहतरीन सेंट्रलाइज्ड और एक सक्सेस स्टोरी है हमारी आईटी से एसोसिएटेड। जब हमने नादरा को इतना अच्छा कर लिया तो ये फाइलर नॉन फाइलर का क्या अभी तक मसला चल रहा है? दूसरी इससे अहम बात जुड़ी हुई है, हमने या तो ये तयन कर लिया कि कुछ क्लास को टैक्स देना है और कुछ क्लास को टैक्स नहीं देना, हमें टैक्स से इस्तिस्ना हासिल करना है। क्योंकि जब जो लोग टैक्स से इस्तिस्ना की बात करें या जो ये इस तरफ बात करना नहीं चाह रहे, तो उनकी अगर मैं सालाना सैलरीज़ की बात करूं तो वो करोड़ों में जा रही हैं। सर, आपको पता है वो कौन से सेक्टर्स हैं, आपको बहुत बेहतर पता है कि क्या मराद दी जाती हैं। तो इस हवाले से मुझे बताएं, अगर हमने वाकई गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करना है और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक मैकेनिज्म बनाना है आने वाले 10 सालों के लिए, तो सर हमको एक पेज पर आना पड़ेगा और चीज़ें सेंट्रलाइज करनी पड़ेंगी, वरना ये मसला चलता रहेगा। बिल्कुल रोहेल, ऐसा है। देखें, इसके लिए हमें 3 या 4 सेगमेंट पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो आपने बात की, डिजिटली ट्रांसफॉर्म हमें करना है, जो कि FBR आयरस के थ्रू में जो लास्ट 2014 ऑनवर्ड देख रहा हूँ, वो गवर्नेंस पे काम कर रहे हैं। जो किसी इदारे की अच्छी बात है उसको ज़रूर हमें बयान करना चाहिए। बिल्कुल, FBR इस पे कंटिन्यूस काम कर रहा है आयरस पे, और काफ़ी सारे डोमेन्स में, जिस तरह MIS का आना, जिसमें कोई भी आप इकोनॉमिकली एक्टिविटी या टैक्स एक्टिविटी करते हैं वो FBR को रिपोर्ट हो रही है, जो भी थ्रू उनके CNIC जहाँ पे भी अटैच होता है या ट्रांजैक्शन होती है बैंकिंग, उससे। देखिए, हमें सबसे पहले तो टैक्स कलेक्शन के लिए हमें क्या मेजर्स करने हैं। हमें देखिए अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़ को भी वो करना है। हमारा 85 या 86% टैक्स कलेक्शन जो है वो सिर्फ FBR करता है। प्रोविंस जो है हमारे 15 to 16% टैक्स कलेक्ट करते हैं। अब आ जाते हैं कि टैक्स जो कलेक्शन है वो किस तरह बेहतर की जा सकती है। जिस तरह आपने बात की फाइलर नॉन फाइलर, डिजिटल हम हैं और हम कि दुनिया किस एरा पे है, और अभी तक हम फाइलर नॉन फाइलर या लोगों को टैक्स नेट में क्यों नहीं ला पा रहे। देखिए, सबसे पहले तो हमें डिजिटली ट्रांसफॉर्म करना है। जिस तरह मैंने कहा, डिफरेंट सेगमेंट्स पे आपको, जिस तरह पेमेंट्स के मैकेनिज्म को है, कैश उसकी इकोनॉमी की जो है ना, हमें हौसला शिकनी करनी है। हमने अप्रिशिएट करना है बैंकिंग ट्रांजेक्शंस को और उस पर रिलीफ देना, जिसके मैकेनिज्म में इस दफ़ा अगर आप देखें तो लास्ट ईयर PRA ने और इस ईयर में SRB ने भी और FBR ने भी कुछ सेल्स टैक्स पे छूट दी है, एग्जामिशन दी है या रिड्यूस रेट ऑफर किए हैं, जो कि डिजिटली ट्रांजैक्शन करेंगे। उससे ये मैकेनिज्म बेहतर हो सकता है डिजिटल ट्रांजैक्शन के थ्रू, कि हम नेट में लाएं लोगों को। दूसरी बात कि हमें FBR और इंडिविजुअल के इंटरेक्शन को कम करना है। हमें ह्यूमन की बजाय हमें डिजिटल या ट्रांसफॉर्मेशन या IT पे बेस करना है। बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात सर। क्यों? जब हम IT पे ट्रांसफॉर्म होंगे, ह्यूमन इंटरेक्शन को कम करेंगे, तो करप्शन जिसका रेट हम लोग बाज़ औक़ात डिफरेंट वो हैं, वो रूमर्स हैं पाकिस्तान के लिए जी के करप्शन इंडेक्स 50% है, कोई 70%। सर, आपने देखा हमें उसको कम करने के लिए रोहिल सर, सॉरी, हमें ह्यूमन FBR टैक्स कलेक्टर और टैक्स पेयर के दरमियान जो इंटरेक्शन है, जो वो है, उसके लिए मेरा ये है कि जिस तरह टैक्स अथॉरिटीज़ किसी भी उसको असेसमेंट के लिए 122(5), 122(5)(a)(9) या 177 के नोटिस जारी करती है, उसमें बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि असेसिंग ऑफिसर का नेम नहीं होना चाहिए, उसकी यूनिट या इन्फोर्समेंट होनी चाहिए, या उसको डिजिटली जो है ना सारे उसको मैकेनिज्म। शब्बर जैदी साहब ने इस पे काम किया था कि टैक्स ऑडिट वगैरह जो है थ्रू डिजिटल, जब भी उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया वो सारा काम स्टार्ट अच्छा हो गया। सर, ये तो अब ऑफिशियल्स की चीजें हैं, क्योंकि वो भी हमारी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरे दिमाग में एक चीज़ है, बाहर के मुल्क हमारे कजन्स हैं, दोस्त हैं, सब लोग वहाँ पर रह रहे हैं, वो टैक्स दे रहे हैं, टैक्स फाइल करते हैं, तो उनका बड़ा अच्छा मुझे एक मुल्क का निज़ाम लगा कि डिजिटल आपने बात की, अगर आप एज एन इंडिविजुअल हैं तो आपकी प्रोफाइल उस फॉर्म पर आएगी और साल का लिखा हुआ होगा कि भाई आपने इतना टैक्स गवर्नमेंट को दिया है, और जो टैक्स आपने दिया होगा उसके सेक्टर्स और कैटेगरी मेंशन हो रही होगी कि आपने अगर मोटरसाइकिल खरीदी है, गाड़ी खरीदी है तो ये टैक्स दिया है, आपने प्रॉपर्टी की बाय किया है, सेल किया तो ये टैक्स दिया है, और टोटल अमाउंट आपका नीचे आ रहा होगा। उसके लिए गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, दूसरे ममालिक की पर्क्स एंड बेनिफिट्स निकालते हैं कि जो ज़्यादा गवर्नमेंट को टैक्स देगा भाई ये उसको स्कीम में मिलेगा,
सर हम ये क्यों नहीं कर सकते? हमारे मुल्क में कोई कमी नहीं है, यहाँ पर बड़े अच्छे काम हो रहे हैं। आप जैसे लोग बैठे हुए हैं जो अच्छे मैन पावर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस रन कर रहे हैं, और फरिश्ते तो कोई नहीं है किसी भी ममालिक में। हम अब गोरों को समझते हैं ये लोग बहुत आउटस्टैंडिंग है, करप्शन वहाँ पे भी होती है सर, हमसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनका अंदाज़ मुख्तलिफ है, हम लोग का अंदाज़ मुख्तलिफ है, हम लोग देसी लोग हैं। तो आप क्या समझते हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ टैक्सेशन एंड द मैकेनिज्म फॉर द फर्दर पॉलिसी डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट है? सर ये जिस एरा में अब जो जनरेशन अब आ रही है या बिज़नेस में, ख़ासकर अपने आईटी सेक्टर को देखें तो बच्चे जो है यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद जो है ना स्टार्टअप्स स्टार्ट कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे नेबर कंट्रीज़ ने इस तरह किया कि अगर आप वहाँ पे जाते हैं कि कोई किसी ठेले पे या फ्रूट वाले के पास भी जाते हैं तो उसने आपने देखा होगा कि वहाँ पे उसने एक मशीन रखी हुई है बैंक की, वहीं पे स्वैपिंग हो रही है या वहीं पे अपना नंबर दिया जा रहा है, तो उससे जो है पेमेंट आपके कलेक्ट हो कहीं ना कहीं आप नेट में। देखिए डिजिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, ट्रांसफॉर्मेशन इनटू आईटी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। एफबीआर इस पे काम भी कर रहा है, हमारे यहाँ इस पे बहुत अच्छा काम पहले से हुआ था, मगर अब रेवेन्यू या गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वो टोटली चेंज हो जाती है, फोकस चेंज हो जाता है। वो क्या था कि टैक्स पेयर्स को कार्ड इशू किए जाएँ, जिस तरह कहा जाए कि प्रायोरिटी पासेस होते हैं एयरपोर्ट्स पे दुनिया भर में, कि आप अपने टैक्स पेयर्स को डिफरेंट फैसिलिटीज़ जो आपने बात की है जब आप देंगे, उससे क्या होता है कि सोशल बिहेवियर चेंज होता है। बिल्कुल। एक आप रो में खड़े हुए हैं एयरपोर्ट पे कि आप देखते हैं कि यार ये टैक्स पेयर है, इनको बिजनेस क्लास ऑफर की जा रही है, फर्स्ट क्लास ऑफर की जा रही है, तो डेफिनेटली दूसरे जो लोग हैं उनका भी बिहेव टुवर्ड्स टैक्स पेइंग जो है वो बढ़ेगा सर। इसी पे बात करेंगे, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो मजीद पॉलिसी और मैकेनिज्म पर बात करते हैं। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आके मजीद डिस्कस करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, और हम बात कर रहे हैं कि जी किस तरह से एफबीआर टैक्स कलेक्शन आसान कर सकता है, और एक जो लोगों को खौफ है, एक थ्रेट वाला माहौल है, उसको कैसे कम कर सकते हैं, वो कम कर सकते हैं। और क्योंकि सहूलियात दी जाएंगी, निज़ाम को बेहतर किया जाएगा, आसान किया जाएगा, इसी पर बात करेंगे आवाम के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं सनाउल्लाह साहब, और हम पॉलिसी मैकेनिज़्म की सर बात कर रहे थे ब्रेक से पहले। तो आप कुछ डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग जो पॉलिसी है और जो मैकेनिज़्म है उसको कैसे तरतीब दिया जा सकता है और कैसे चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। देखिए जिस तरह मैं लास्ट हम यहाँ पे थे कि हमें देखिए एक तो पहले सोशल बिहेवियर, आप पेनल्टीज से या फाइन से आप टैक्स कलेक्शन या चीज़ों को नहीं कर सकते, और फिर इस पर मल्टीपल डिसीजंस हैं हायर अथॉरिटीज़ के, कोर्ट्स के, कि इसको रेवेन्यू के कलेक्शन के तौर पे पेनल्टीज लेवी नहीं की जा सकती और इस तरह से कलेक्शन नहीं की जा सकती। देखिए हमें करना क्या है, करना हमें ये है कि हमें पहले तो सोशल बिहेवियर चेंज करना। जिस तरह मेरी आपसे बात हुई कि हमें एयरपोर्ट्स पे और जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए जो ज़्यादा टैक्स पे करते हैं या इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके लिए फैसिलिटेशन या उनके लिए एक यूनिकनेस लानी है हमें टुवर्ड्स अपने सोशल इम्पैक्ट में और सोशल बिहेवियर में। जैसे ही हम ये करेंगे तो लोग जो हैं वो जैसे लोगों की हौसला अफजाई करेंगे तो तब लोग टैक्स नेट में आएंगे। लेकिन सर प्रॉब्लम ये आ रहा है ना कि एफबीआर कह रहा है कि सिस्टम आसान कर दिया, आप यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स डाल दिए, ऑनलाइन कर दिया है, लेकिन अभी भी लोगों को खौफ है, डर रहे हैं अपने आप को ब्रैकेट में लाते हुए या डेटाबेस में। बिल्कुल रोहेल, आपकी बात ठीक है। देखें हमारे यहाँ क्या हो रहा है, मैं बिल्कुल मैं इसी उसमें हूँ क्योंकि मैं लास्ट 15 ईयर से मैं क्योंकि इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर भी हूँ सर्टिफाइड उससे आपके एफबीआर से। बेसिकली मेरा एफबीआर में तकरीबन आलमोस्ट रोज़ नहीं तो डे बाय डे जो है, डे आफ्टर डे मुझे जाना होता है। देखें टैक्स, हमारी टैक्स अथॉरिटीज़ क्या कर रही हैं जो कि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं, जिस तरह हमने क्या किया बजट में सैलरीड क्लास को उठा के उन पे मजीद उसको बर्डनाइज कर दिया। आम आदमी और जो है वो इवन दो के मतलब अच्छा खासा एक जो सैलरी लेने वाला आदमी था 100 प्लस, जो कि एक अच्छा मिडिल क्लास काउंट होता था, वो भी लोअर मिडिल क्लास में चला गया।
हम क्या कर रहे हैं, हम जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं या जो टैक्स नेट है वो हमारा मैसिवली इंक्रीज करने पे टैक्स नेट बीटीबी हमारा जो इदारा है टैक्स का, एफबीआर का, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस, उस पे काम नहीं हो रहा। हम क्या कर रहे हैं, जो कि आप बात कर रहे हैं, जिस तरह बर्डनाइज करते जा रहे हैं एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को, उसी को थ्रेटन कर रहे हैं। पहले अगर उसको इन काइंड एक नोटिस आता था इनकम टैक्स का, अब उसको सेल्स टैक्स भी आ रहा है, अब उसको डिफरेंट ट्रांजैक्शन भी उसकी सुपरवाइज या मॉनिटर की जा रही है, उसको मॉनिटरिंग के नोटिस भी आ रहे हैं। तो बेसिकली एक टैक्स पेयर को अब ये फील होने लग गया, जो कि मार्केट है, क्योंकि हम भी थाउजेंड्स ऑफ लोगों के, हमारी फर्म भी जो है वो टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं, तो वो कहते हैं कि सैम्पलिंग बेसिस पे मैं आपको बताऊं कि लोगों का जो ट्रस्ट है वो डे बाय डे शेक होता जा रहा है कि यार ये हमें ही क्यों। भाई वो ये कहते हैं, मैं आम लोगों से, पब्लिक से, आप भी मिलते हैं, मैं भी मिलता हूँ, कहते हैं भाई हम बिजली के बिल में भी टैक्स दे रहे हैं, हम गैस के बिल में भी दे रहे हैं, हम ग्रॉसरी करने जा रहे हैं वहाँ पे भी टैक्स हो रहा है, हम मोबाइल का जो कार्ड अपना क्रेडिट वाला इसमें डालते हैं अमाउंट वाला, रिचार्ज करने वाला, उसमें भी टैक्स जा रहा है, हम एक पेन खरीद रहे हैं, एक बुक खरीद रहे हैं, उसमें भी टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। तो फिर वो हमें स्पेशलाइज क्यों करना चाह रहे हैं कि मज़ीद आप फाइलर बने, ये सवाल करते हैं सर लोग। जी देखें, हम जिस तरह मैं आपको बताऊं कि 21 में हमारा रेशो क्या था, वी आर जस्ट 3.1 मिलियन जो है, 3.12 मिलियन जो है, जिसको आप 31,20,000 हमारे पास लोग थे जो कि टैक्स देते थे एज पर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि एफबीआर इशू करता है। उसके बाद 2022 में क्या हुआ, ये बढ़ के हुआ 3.88, तकरीबन 38,80,000। इसके बाद 2023 में जाके ये 4 समथिंग हो गया, मेरा ख्याल है 4.12 है, 41.2 है, तो 41,20,000 तक। आप इस नंबर्स को देखें तो कोई मैसिव इंक्रीज नहीं है टैक्स नेट में, इसलिए जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है वो बर्डनाइज होता जा रहा है। सैलरीड वाले दे रहे हैं सर, एग्रीकल्चर पे जहाँ काम हो रहा है, अगर एग्रीकल्चरल पे सर हम बिल्कुल, हमारे प्रोविंस जो है ना नाकाम रहे हैं 18 अमेंडमेंट के बाद, उसमें बहुत पोटेंशियल है, नो डाउट। हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं कि जी बिल्कुल वो आपकी जीडीपी का 20% है, और आप उसमें आप ये देखें 2.2 बिलियन सिर्फ आप टैक्स कलेक्ट कर सके हैं लास्ट टू लास्ट ईयर, इसमें आप एग्रीकल्चरल टैक्स के माध्यम प्रोविंस जो है, मगर इसमें कैपेसिटी है आपकी। आप इस बात को समझिए कि जीडीपी का 20% और टैक्स कलेक्शन जो है ना आप कहीं भी नहीं खड़े हुए। तो एक मिनट सब, तो इस चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है। आप छोटे काश्तकार को रिलीफ दे सकते हैं, बड़े काश्तकार को ला सकते हैं नेट में। आप देखें, आप रियल स्टेट सेक्टर को आपने लाने की बात की थी गवर्नमेंट ने, आप डॉक्यूमेंट बनाए नेटवर्क पे लोगों को लेकर आए ना, नेटवर्क पे। अब वही उसके लिए बेहतरीन मैकेनिज्म तो आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन है। आप रियल स्टेट को लाना चाहते थे टैक्स नेट में, वो नहीं लाए। ताजर दोस्त स्कीम आई, आप रिटेलर को लाना चाहते थे, वो नहीं ला पाए। तो बेसिकली जिस तरह आपने बात की है रोहिल, होना ये चाहिए कि हमारी एक पॉलिसीज और पॉलिसीज की फिर कंटिन्यूएशन ठीक है वो होनी चाहिए। और इसी तरह चेयरमैन एफबीआर जो हैं, जिस तरह मैं इस चीज़ को भी मैं एक लेता हूं कि जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है या कुछ भी इंटरम वो आते हैं, फौरन जो है सबसे पहले चेयरमैन एफबीआर को चेंज कर दिया जाता है। बिल्कुल सही। अगर या वो मतलब खुद जो है ना वो घर चले जाते हैं छुट्टी लेके, तो ये इन चीज़ों की हौसला शिकनी करनी चाहिए। गवर्नमेंट को एक प्रॉपर कंटिन्यूएशन लानी चाहिए अपनी पॉलिसीज में, और बाकी जो टैक्स बेस है अपनी टैक्स नेट जब आप बढ़ाएंगे तो तब ये जो क्लास आपसे शिकवा करती है कि जी हम बिजली पे दे रहे हैं, बाकी चीज़ों पे टैक्स दे रहे हैं, ठीक, तो उनको डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। सनाउल्लाह साहब, आपका बेहद शुक्रिया, और हमें उम्मीद है कि एक बहुत अच्छा आपने एक मैसेज दिया है आवाम को, और एफबीआर के लिए भी काम आसान किया है, क्योंकि बेहतर तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ आवाम तक कैसे इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। लेकिन टैक्स देना पड़ेगा, ज़रूरी है। अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो मुल्क और निज़ाम कैसे चलेगा। लेकिन फिर सवाल भी आवाम ये करते हैं कि टैक्स सैलरीड क्लास या वो फिक्स्ड लोग ही क्यों दें, आप और लोगों के साथ क्यों नहीं अपने आप को आगे लेके जाते या एक्सपेंड करते हैं। अगर तमाम तर मामलात इक्वल रहेंगे, बराबरी के रहेंगे, तो आप यकीन जाने फिर सवाल भी नहीं होगा, और ट्रस्ट का जो रेशो है, ये ट्रस्ट का एलिमेंट है, वो और बढ़ जाएगा। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हेल्थ इश्यूज़ पर और दूसरे इश्यूज़ पर आपसे बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जनाब। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे किस तरीके से आपके जो टैक्सेशन के मामलात हैं वो बेहतर होने चाहिए। अब हम एक दूसरा टॉपिक है वो रखेंगे और उस पे ये मैं कह सकता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में वो सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, वो है चिकनगुनिया। ये जो बुखार है उसके बाद उस बुखार के असरात आपके जिस्म पे, आपके जहन पे और आपके ऊपर आ जाते हैं, फिर उससे उसको सरवाइव करते हुए सेहतयाबी होना या रिकवर होना एक बड़ा चैलेंज का काम होता है। जिस्म में दर्द होता है और सर में दर्द होता है और वीकनेस हो जाती है। ये लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा हुआ और इस साल जैसे ही हम फॉल वेदर की तरफ नॉक करने लगे तो हमने फिर देखा कि चिकनगुनिया के केसेस पूरे पाकिस्तान में बिलखुसूस सिंध और कराची में हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। इनकी क्या वजूहात है, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, इनसे कौन सी मेडिसिन से रिकवर किया जाता है, कौन सा ऐसा बेहतर फूड है वो हम ले सकते हैं। इन तमाम तर इश्यूज़ पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नाजिश भट्ट ने। फैमिली फिजिशियन हैं और इस सब्जेक्ट को बहुत बेहतर तरीके से डील करती हैं। डॉक्टर नाजिश, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसी हैं आप, ठीक हैं? वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सर साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो ठीक है डॉक्टर नाजिश। मुझे अभी हुआ था बुखार लेकिन मैं रिकवर कर गया। लेकिन हमारे दोस्तों में, फैमिलीज में, सराउंडिंग्स में और हर जगह अगर किसी से पूछें कहाँ है भाई, कैसी तबीयत है, भाई बुखार हुआ है और पट्ठों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, ये क्या है, क्यों इस तरह से हो रहा है, क्या बताएंगे आप इस हवाले से? बुखार एक्चुअली बहुत सारी किस्मों के हो रहे हैं। वैसे भी वायरल भी चल रहा है जो कि विच इज नॉट चिकनगुनिया या डेंगू नहीं है, वायरल है। वो कुछ दिन चलता है और उसके बाद वो आपका खुद ही पीछा छोड़ देता है। अगर देखा जाए, अगर वेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो वायरल इन्फेक्शन में वायरस अपनी एक साइकिल पूरी करता ही करता है। ठीक है, तो वेस्ट में तो वायरल इन्फेक्शन में वैसे ही जो है ना एंटीबायोटिक देते नहीं है। हमारे मुल्क में जो है ना हम डॉक्टर के पास जाएंगे और अगर उसने हमको एंटीबायोटिक नहीं दी तो हम कहेंगे यार ये कितना नालायक डॉक्टर है, मैं कब से बीमार पड़ा हूँ, उसने मुझे एंटीबायोटिक तक नहीं दी है। तो वो हम बड़ा खुश हो जाते हैं कि एंटीबायोटिक दिए, जबकि एंटीबायोटिक हैज नथिंग टू डू विद वायरल इन्फेक्शन। वो अपनी साइकिल पूरी करेगा ही। आप उसको मतलब ये चिकनगुनिया का भी यही है कि जो आजकल बहुत ज्यादा चला हुआ है फीवर, जो कि मॉस्किटो बाइट से आपको हो रहा है। ठीक है, आप इसमें बस आप सबसे ज्यादा अपने आप को बचाने के लिए प्रिवेंशन आप यही कर सकते हैं कि आप अपने आप को मॉस्किटो बाइट से बचाएं। अब मॉस्किटो जिसे कहते हैं रिपेलेंट्स वगैरह, वो जो मॉस्पेल और इस तरह की चीजें होती हैं, उस तरह के लोशन यूज करें। ठीक है, अपने आप को कवर रखें, बच्चों को भी बचा के रखें। बुढ़े लोग जो है वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, प्रेग्नेंट औरतें वल्नरेबल है बहुत ज्यादा इस जो है ना मॉस्किटो बाइट से। और होता ये है कि हर मच्छर आपको चिकनगुनिया नहीं करता। हाँ, अच्छा डॉक्टर नाजिश, हमें फर्क बता दें, अगर किसी को बुखार है तो हम कैसे उसका तायुन कर सकते हैं कि किसको चिकनगुनिया वाला बुखार हुआ हुआ है या मलेरिया वाला हुआ हुआ है? उन दोनों के अलग अलग सिम्टम्स क्या हैं? देखिए, ये चीजें बहुत ज्यादा मिलती जुलती है, वायरल की और चिकनगुनिया की। इसीलिए हमको वी हैव टू गो थ्रू अ लैब टेस्ट। यही वजह है कि वो डॉक्टर जो है वो आपको रूल आउट करने के लिए आपको लैब टेस्ट लिख के देगा कि भाई आप ब्लड टेस्ट कराएं। तो डेफिनेट जो जिसे कहते हैं ना डायग्नोसिस, तो लैब टेस्ट से ही आएगा। लेकिन हाँ, आप कुछ साइन सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से आपको बुखार, चिकनगुनिया में आपको बुखार हो रहा है, आपका जिस्म टूट रहा है, मस्कुलर पेन, जॉइंट पेन जो है ना, एक जिसे कहते हैं ना जॉइंट, क्या उसे कहना चाहिए, हड्डियों के जो जॉइंट्स आपके होते हैं उनमें तकलीफ होती है। आर्थराइटिस टाइप का पेन होता है इसमें चिकनगुनिया में बहुत ज्यादा, और जो कि जाता भी बड़े महीने लेके जाता है। ये आर्थराइटिस का टाइप जो पेन होता है ना, जॉइंट पेन जो होता है चिकनगुनिया का, वो एक वो है। आप जाके डॉक्टर को बताएंगे मुझे डॉक्टर साहब मुझे बुखार है 1-2 दिन से बड़ा ज्यादा, और मेरे जो है ना ये जो जोड़ है ना, जोड़ ही कहते हैं ना इनको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग उर्दू में, ये जोड़ जो है ना हड्डियों की, ये बहुत दर्द। हम ये कह सकते हैं कि वो खास किस्म का एक मच्छर है, उसकी वजह से मलेरिया एक्सट्रीम आपका होता है तो वो गोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा ही है मैम? ठीक है। अच्छा, ये भी नाज़रीन को बताएं जो लोग मरीज हैं इस वक्त घरों में देख रहे हैं कि वो कौन सा फूड ले सकते हैं, कौन सी ग़िज़ा अच्छी बेहतर खा सकते हैं और जूसेस कौन से ले सकते हैं जाके ताकि जल्दी रिकवर हो सके। दूसरी चीज़ ये बताइए, ये वायरल आपने खुद आगाज़ में कहा, तो घर में अगर किसी एक को, हमने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि घर के मुतादिद लोग भी इसके लपेट में आ जाते हैं,
तो कैसे खुद को एहतियात में रख सकते हैं, आइसोलेट हो सकते हैं, ताकि घर में बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, वो जल्दी बीमार हो जाते हैं, तो कैसे इन तमाम सराउंडिंग्स या इसको रिकवर करने के लिए, बेहतर करने के लिए हम इकदाम कर सकते हैं? इसका देखिए, मैं आपको वही बताना चाह रही थी कि इसका स्प्रेड जो है थ्रू मॉस्किटो है। ये मुझे अगर चिकनगुनिया और आप मेरे बराबर में बैठे में तो आपको नहीं लगेगा। ये वायरल इन्फेक्शन एक ऐसा है जो मस्कीटो आपका खून, इन्फेक्टेड पर्सन का खून ले चूसा हुआ जिसमें होगा मस्कीटो ने, वो ही बाइट करेगा ना जाके दूसरे बंदे को, तभी ये इन्फेक्शन ट्रांसफर होगा। ये इसी तरह ट्रांसफर हो रहा है। एक ऐसा मस्कीटो आपको बाइट कर रहा है, नॉर्मल अब मस्कीटो बाइट में बाहर गई, मुझे मस्कीटो बाइट हो गया, खारिश हो गई, इसका मतलब ये नहीं मुझे चिकनगुनिया हो गया। वो ठीक है, आप यही कह रही हैं कि वो इसको बेहतर करने के लिए वायरल है तो एहतियात करनी पड़ेगी। और ख़ास तौर पे हम ये भी देख रहे हैं नाजरीन, और जो पानी है वो भी बड़ा ज़्यादा गंदा आ रहा है। गंदा पानी पीने से, क्योंकि आप पी लेते हैं कहीं का पानी, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, होटल में खाना खा रहे हैं, तो पानी गंदा पीने से भी पेट ख़राब होता है और एक वायरल लगता है। मुझे मैम ये बताइएगा डॉक्टर नाजिश कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं हमारे सराउंडिंग्स में, हम बाहर निकलते हैं, पानी कोई भी पी लिया, कुछ भी खा लिया, तो जो मच्छर है डेफिनेटली वो पानी पे ही सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। जो खुले बर्तन में पानी रखा होता है या टंकियाँ होती हैं छतों पे हमारे, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? इस हवाले से मैं ये कहूंगी कि जो डेंगी का आजकल डेंगी भी फैला हुआ है, चिकनगुनिया भी फैला हुआ है, दोनों जो है ना बड़े मिलते जुलते हैं काफी, उनमें ये है। लेकिन डेंगी का जो मच्छर है वो साफ पानी के अंदर सर्वाइव करता है, तो इसीलिए कहते हैं कि जो डेंगी से बचने के लिए आप जो है, अगर आपने किसी खुले पॉट में पानी रखा हुआ है तो आप उसको कवर्ड रखें, ठीक है। और आप जो है इवन अपने प्लांट्स वगैरह को अगर पानी ऐसे स्टैंडिंग कहीं भी है ना, आप उसको कवर रखेंगे तो उसमें डेंगी का मच्छर जो है ग्रो करेगा। और फिर डेंगी, ये मसला सारा यही यहाँ पे आता है कि ये जो है ना जब कैरी कर रहे होते हैं वही वायरल डेंगी का इन्फेक्टेड मच्छर, डेंगी वाला मच्छर, अगर आपको याद हो कि कहते थे ओ ये मच्छर डेंगी वाला लग रहा है, जी जी, वो पता नहीं लोगों को कैसे लगा, बड़ा खौफ था डॉक्टर नाजिश, एक जमाने में बड़ा खौफ था किसी को अगर डेंगी हो जाए तो बस उसकी सेहतियाबी फेटल भी हो सकता है इन दैट केस, क्योंकि इसमें प्लेटलेट द प्रॉब्लम, सबसे खतरनाक प्रॉब्लम दोनों में चिकनगुनिया। अच्छा, मजाक डॉक्टर नाजिश, उस पे एक मजाक भी, एक मीम भी बनी थी कि जो फीमेल मॉस्किटो होता है ना वो उसके काटने से डेंगी होता है। ये जो बस औरतें जो है ना वो जिसे कहते हैं ना क्या उसको कहना चाहिए, फीमेल जो है ना वो बेचारी हर उसमें ही बदनाम है, ये कह सकती हूं मैं। जिसने भी कैरी किया है ना भाई, बाइट किया है, जिसने भी बाइट किया है कि इन्फेक्टेड डेंगी वाले बंदे को, वो जाके काटेगा, दूसरे बंदे को बाइट करेगा तो वो ट्रांसफर हो जाएगी बीमारी। इसमें सबसे खतरनाक चीज जो होती है ना वो ये होती है कि प्लेटलेट काउंट हमारा जो है ना, ब्लड में जो प्लेटलेट्स होते हैं ना वो बहुत ड्रॉप कर जाते हैं। 150,000 से लेके 450,000 हमारी नॉर्मल है माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। लेकिन ये जो है ना 20,000 से अगर खुदा ना खासा ड्रॉप कर जाए ना तो इंटरनल ब्लीडिंग से आप मर सकते हैं। मतलब कोई इंसान, उसको पता नहीं चल रहा, उसकी बॉडी के अंदर ब्लीडिंग हो रही है। अब प्लेटलेट्स का काम ये कि वो क्लॉटिंग करता है, वो हमको कहीं पे भी बॉडी के अंदर हम चल फिर रहे हैं, हमारी टूट फूट हो रही है, तो प्लेटलेट्स का काम ये है कि वो हर जगह क्लॉटिंग करके कहीं पे भी हमको ब्लीडिंग नहीं होने देंगे। बट इन केस हमारी अल्लाह न करे बॉडी के अंदर अगर प्लेटलेट्स इतनी ज्यादा वो हो जाए ना, लो हो जाए, तो फिर वो इंटरनल ब्लीडिंग से आपको पता नहीं चलेगा। कई लोग का खुदा ना करे आखिरी स्टेज में ये होता है, चिकनगुनिया हो या प्लेटलेट, नाक से ब्लीडिंग, उनको पता नहीं चल रहा, स्टूल के थ्रू ब्लीडिंग आ रही है उनके, ठीक है। तो वो बहुत, फिर वो इन दैट केस जो है ना पेशेंट जाता है हाथ से। अच्छा डॉक्टर नाजिश, एक और चीज़ नाजरीन को और हमें बता दें, अगर किसी को मामूली नौयत का बुखार होता है, सबसे पहले कौन सा टेस्ट कराना ज़रूरी है जिससे आप मलेरिया का तायुन कर सकते हैं, या डेंगू का या चिकनगुनिया का, कौन सा टेस्ट होगा? क्योंकि आपको पता है हम लोग सेल्फ मेडिकेशन पे ज़्यादा कंसर्न करते हैं, डॉक्टर के पास बाद में जाते हैं, और पैनाडोल और इस तरह की अद्वियात जो है हम अपने पास रखते हैं। तो अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा और आप ट्रैवलिंग में, आपने पैनाडोल ले भी ली है, लेकिन टेस्ट बहुत ज़रूरी है किसी भी करीबी लेबॉर्ट्री से, तो वो कौन सा टेस्ट होगा? देखिए, सबसे पहली बात है पैनाडोल इज अ सेफेस्ट ड्रग।
अगर आपने लिया आपने कोई इसमें देयर इज नो हार्म। वैसे भी ये चिकनगुनिया और ये सब जो है ना वो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, यानी कि आपके सर में दर्द हो रही है तो मैं आपको उस दर्द की दवाई दूंगी, आपको बुखार हो रहा है मैं आपको बुखार तोड़ने की दवाई दे रही हूँ। इसके लिए कोई, मैंने आपको बताया कि कोई एंटीबायोटिक या ऐसी मेडिकेशन नहीं है। तो ये है कि ये जब आपकी बॉडी के आपको मच्छर ने काट लिया, आपका इंक्यूबेशन पीरियड उसके अंदर बॉडी के अंदर आपका पूरा हो गया, उसके बाद आपको सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, बुखार वगैरह। उसमें आपको डॉक्टर के पास आप गए या नहीं गए, आपको डॉक्टर के पास ही आप जाएंगे तो आपको टेस्ट लिख के देगा ना, ब्लड टेस्ट लिख के देगा, वो आपको सीबीसी लिख के देगा, जिससे उसको पता चलेगा भाई प्लेटलेट्स इसके कितने हैं, ठीक है। सीरम का देखेंगे, आईजीएम जो है उसका टेस्ट देंगे आपको चिकनगुनिया वगैरह के लिए, कि आपकी बॉडी के अंदर चिकनगुनिया की एंटीबॉडीज का वो टेस्ट देंगे कि बॉडी के अंदर चिकनगुनिया की एंटीबॉडीज आ गई हैं, तो इसका मतलब कि आपको अब जो है आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन आया हुआ है। तो फिर उसका फिर आपको यही ट्रीटमेंट होता है। वैसे इन मोस्ट ऑफ द केसेस चिकनगुनिया आपकी जान नहीं लेता, खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ नहीं है, 2-4 दिन हफ्ता में सेटल हो जाता है। आप रेस्ट करें, आप हाइड्रेशन रखें, खूब पानी पिएं अपने आप को, ठीक है, हेल्दी डाइट रखें, स्पाइसी ऑयली फूड से परहेज करें, घी और कोकोनट ऑयल का यूज करें, ठीक है। बहुत आपने गोश्त वोश्त और ऐसी चीजें नहीं खानी, बिकॉज आपका लिवर जो है ना ये सब चीजें में थोड़ा अफेक्ट हुई हुई होती है। तो आप अच्छी डाइट लेंगे, रेस्ट करेंगे, हाइड्रेशन लेंगे और आप पेन किलर्स वगैरह ले रहे हैं, आप ठीक हो जाइए। आप 3 से 4 दिन में लोग नॉर्मली जो है वो recover अच्छा, कर आपने जाते अभी हैं। एक ऑयल का नाम लिया, कोकोनट ऑयल का, तो डॉक्टर ये बताएं कि कौन से ऐसे डाइट्स होंगे जो बासानी कमजोरी दूर करने के लिए, इस बुखार में कमजोरी हो जाती है ना, पट्टों में जोड़ों में दर्द होता है, हम जल्दी रिकवर हो सकते हैं, तो इस तरह के कौन से ऐसे डाइट्स हैं, कौन से ऑयल हैं, कौन से वेजीज हैं, फ्रूट्स हैं, या हम गंदम है, या क्या खा सकते हैं, सूप कौन से हम पी सकते हैं, ये हमें बताइएगा प्लीज। हाँ जी, तो इसमें बस ये है कि आपने अपनी इम्यूनिटी अच्छी करने के लिए आप सबसे विटामिन सी जो होती है ना, जिन चीजों में विटामिन सी है वो आप खाएं। उसमें कोई जैसे अमरूद के अंदर बहुत हाई होती है वो आप खाएं। आप इस तरह की विटामिन सी रिच चीजें खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी, बेसिकली आपने अपनी ना इम्यूनिटी बहुत अच्छी करनी है। डाइट अच्छी लेने का मतलब ये कोरोना में भी क्यों कहते थे अच्छी डाइट लें, बिकॉज आपने इम्यूनिटी आपकी अच्छी होगी तो इट कैन फाइट, ठीक है। तो आपने अपनी डिफेंसेस स्ट्रॉन्ग करने, तो आप विटामिन सी वगैरह लें, आप सूप वगैरह लें। अभी ऑरेंजेस भी आने वाले हैं, वो काफी अच्छा रिकवरी के लिए होता है। आप ऑरेंजेस खाएं जी, आपकी विटामिन सी, वही ना स्कॉर्बिक एसिड जो है, विटामिन सी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, वो वैसे ही जाके फाइट करेगी आपकी बॉडी से वायरस को ना, वो निकाल के फेंकेगी। जो विटामिन सी है बहुत उसको अच्छी है। और आप नहाएं, और ये जो कहते हैं ना लोग नहाए नहीं, अब ये नहीं करे, बुखार हो गया, ओ भाई नहीं, आप नहाएं, आप जोड़ों में दर्द है, आप पानी ये बड़ी अच्छी आपने बात की है कि सफाई निफ्स ईमान है, और बिल्कुल बुखार में आप सही कह रही हैं कि लोग नहाना छोड़ देते हैं, और फिर जो सराउंडिंग में और जो एनवायरमेंटल चेंजेस आते हैं वो फिर अंदाजा हम लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर नाजिश, आपके वक्त का, सुबह सवेरे आपने हमारे लिए वक्त निकाला और एक बेहतर एडवाइस दी है हमारे आवाम को, हम लोगों को, कि अगर आपके घरों में ये वायरल है और मरीज़ मौजूद हैं तो आप एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल कर कर बिलखुसूस जो घर के खाने होते हैं साफ़ सुथरे वो खाइए, और कौन से खाने खाना चाहिए वो डॉक्टर नाजिश ने आपको बहुत बेहतर तरीके से बता दिया है। नाज़रीन, ये हेल्थ इशूज़ से अब बात करेंगे हम बिज़नेस की। हमने बिज़नेस में आपको बताएं कि इस वक्त अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, तो KSE 100 इंडेक्स का बाकायदा आगाज़ आज सुबह से हो चुका है और मार्केट में इस वक्त मिला जुला रुझान जारी है। पिछले हफ्ते भी हमने आपको अपडेट किया था कि हमने मार्केट को एक बुलिंग ट्रेंड पर आते हुए देखा था और इंडेक्स ने अपने आप को बहुत फास्ट फॉरवर्ड तरीके से एक बुलिंग ट्रेंड स्टेबिलिटी की तरफ रखा था और लग ये रहा था कि मार्केट एकदम से जो है वो हाई ट्रेडिंग्स पर रिकॉर्ड करेगी, और किया भी। इस हफ्ते भी यही इंडिकेटर्स सामने आ रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के नंबर्स हमको बहुत बेहतर इंडिकेटर्स दे रहे हैं, और लग ये रहा है कि इस फ्राइडे को मार्केट ने, स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट ने 100 इंडेक्स को एक और जो है हाईली रिकॉर्ड पर रखना है। आपको ये बताएं कि 600 पॉइंट 700 पॉइंट्स का हम इसमें बुलिंग ट्रेंड होते हुए प्रॉफिट के साथ या ग्रीन एक्सेस के साथ देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमें मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आते हुए नज़र आ रही है, लेकिन अगेन कि मार्केट एक बुलिंग ट्रेंड पे स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रही है। और इस वक्त ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त हाईएस्ट रिकॉर्ड अबूर करते हुए तारीख की, पाकिस्तान की अगर हम तारीख की बात करें, इंडेक्स की बात करें, तो ये फ्लोर आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इससे पहले हमने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स इतना पोटेंशियली आगे बढ़ते हुए नहीं देखा। अब बात कर लेते हैं नाज़रीन डॉलर की। जो डॉलर है, यूएस डॉलर है अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपया, उसमें भी हमने देखा है कि वो स्टेबिलिटी है और किसी हद तक 278 से 277 पर आपका ये यूएस डॉलर आ गया है। और अगर ओपन मार्केट में बात करें तो डॉलर जो है 279 और 280, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त डॉलर गुज़िश्ता 3 माह से अपने आप को बेहतर रखा हुआ है। मॉनेटरी पॉलिसी के नंबर्स कम होने से, इंटरेस्ट रेट कम होने से, इन्फ्लेशन रेट कम होने से हमने डॉलर में स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। और लग ये रहा है कि अब जो आने वाले अगले 3 क्वार्टर्स होंगे उसमें भी हमें डॉलर, यूएस डॉलर 276, 275 या 274 पर आते हुए नज़र आ रहा है। अगरचे ये मामलात रहे, उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस वक्त हमारे पास पेमेंट्स का प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ है अगर हम यूएस पेमेंट्स की बात करें। तीसरा हमारा कमोडिटी है नाज़रीन, गोल्ड प्राइसेस। आपको पता है कि इस वक्त गोल्ड प्राइसेस हाईएस्ट हैं, बहुत ज़्यादा है। अगर मैं फ़ी तोला सोने की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा इस वक्त हम देख रहे हैं कि 2,71,000, 72,000 पर आ रहा है। 75,000 तक गया था और माहिरीन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये अंदाज़ा लगा रहे हैं, ये तज्जिया कर रहे हैं ये 3 लाख के करीब पहुंच सकता है। उसके पीछे पीछे अपनी ये आपको रिकॉर्ड कराएगा। इसी साल के नंबर्स लग रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा है। अभी हमने ये देखा है कि मार्केट में थोड़ी सी बेचैनी थी, सौदे इतने नहीं हुए, जिसकी वजह से कुछ पैसों की कमी हुई और 2,617 डॉलर फी औंस आलमी सराफा, जिसके सोने का भाव $5 कमी के बाद थोड़ा सा पीछे आया। लेकिन नाज़रीन ये नंबर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। कह रहे हैं अगर 200 या 2,000 या 2,500 का डिफरेंस फ़ी तोला पर आ रहा है तो ये भी बहुत ज़्यादा है। लेट्स सी कि क्या सिचुएशन जाती है इस वक्त गोल्ड की, लेकिन लग ये रहा है कि गोल्ड इस वक्त बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। एक तरफ हमें डॉलर्स की सपोर्ट भी है, यूएस डॉलर के नंबर की, लेकिन दूसरी तरफ जो है हमारी कमोडिटी हमें सपोर्ट नहीं करी, जबकि यूएस और अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करूं तो वो भी हमें काफ़ी बेहतर इंडिकेटर्स दे रहे हैं। आई होप कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरे। आपसे कल मुलाकात होगी कुछ नए टॉपिक्स के साथ। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।